हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अर्थनीति एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ पॉलिटी। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 4 ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब तक मैं आर्टिकल 31C तक कवर कर चुका हूं इन 3 डिफरेंट पार्ट्स, राइट। ये जो पूरा लेक्चर रहने वाला है ये प्योरली आर्टिकल 32 पर ही फोकस करेगा। मतलब दिस वुड बी अबाउट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, या फिर मैं इसे रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की तरह आर्टिकल 32 को देख सकता हूं। इस पूरे आर्टिकल में जितने भी एस्पेक्ट्स हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल 32 से रिलेटेड, उसको मैं कवर करूंगा, जहां से आपके प्रीलिम्स के सवाल निकल सकते हैं और कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए भी जो जो पॉइंट्स आपको जानने जरूरी हैं, राइट। बुक से अगर आपने पढ़ लिया है कोई भी, उसके अंदर अगर आपका डाउट बचा है तो वो ये लेक्चर देखने के बाद कंप्लीट हो जाएगा, वो डाउट वैनिश हो जाएगा। उसके बाद आप आर्टिकल 32 को शायद बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे डेफिनेटली आंसर भी कर पाए। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट विद पार्ट 4 ऑफ फंडामेंटल राइट्स, दैट्स अबाउट रिट ज्यूरिसडिक्शन या फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्लियर है? सी, कीस्टोन अगर लिबर्टी का कहा जाए या फिर मैं बोलूं कि फंडामेंटल राइट्स की सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट कौन सी है, तो वो जो सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है ना वो आर्टिकल 25 है, ना वो आर्टिकल 21 है, ना वो आर्टिकल 14 है, वो है आर्टिकल 32। क्योंकि अगर ये राइट एग्जिस्ट नहीं कर रही होती तो उन राइट्स के कोई मायने नहीं होते, वो केवल पेपर पे एक डॉक्यूमेंट टाइप रह जाता कि हाँ भाई ऑन पेपर एग्जिस्ट करती है लेकिन रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर पा रही। तो उसे रियल बनाने के लिए जितनी भी फंडामेंटल राइट्स हमें मिली हैं उनको रियल एग्जिस्टेंस में इंप्लीमेंट करने के लिए आपको आर्टिकल 32 की जरूरत थी। तो मान के चलिए ये सारी फंडामेंटल राइट्स हैं, ये सारी फंडामेंटल राइट्स है जो इन्हें जोड़ के रख रहा है, जो इन्हें इंप्लीमेंटेबल बना रहा है, जो इन्हें जस्टिशिएबल बना रहा है, वो है आर्टिकल 32। इसलिए मैं बोल सकता हूं इट इज द की स्टोन ऑफ लिबर्टी, दैट्स द हेडिंग ऑफ इट, की स्टोन ऑफ लिबर्टी। आपकी कोई फ्रीडम, कोई रिलीजियस फ्रीडम, कोई एक्सप्लॉयटेशन से बचाव कुछ नहीं हो सकता था अगर आर्टिकल 32 एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। इसको बेटर समझने के लिए इसको देखो। फॉर एग्जाम्पल, यहां राइट टू इक्वालिटी है, यहां राइट टू फ्रीडम है, यहां राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, यहां राइट टू रिलीजियस फ्रीडम है। तो जो की स्टोन मिसिंग है ना, मतलब ये दोनों आप एंजॉय कर रहे हो लेकिन इनसे नहीं बच पा रहे हो, ये दोनों इंटर रिलेटेड है। मैं अब तक पूरे आर्टिकल्स में समझाता हुआ आया हूं आपको कि फंडामेंटल राइट्स आइसोलेशन में फंक्शन नहीं करती, ये एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, एक दूसरे को भी इंपैक्ट करती हैं। तो इनको एक सिंगल यूनिट में बांधने का काम करता है आर्टिकल 32। बेसिकली जिसको मैं की स्टोन बोल रहा हूं वो की स्टोन है जो सारी फंडामेंटल राइट्स को इंप्लीमेंटेबल बनाता है। समझने की कोशिश करिए इसको इस तरीके से कि हमें बहुत सारी फंडामेंटल राइट्स दी हैं, वो हमारे पिलर हैं डेमोक्रेसी का, लेकिन अगर ये राइट को एनफोर्समेंट का प्रोविजन नहीं डाला जाता, इन सारी राइट्स को किस तरीके से एनफोर्स किया जाए अगर प्रोविजन नहीं डाला जाता, खुद में ही एक फंडामेंटल राइट नहीं बना दिया जाता, तो ये सारी फंडामेंटल राइट्स कभी रियल नहीं बन पाती। तो आर्टिकल 32 इन सारी फंडामेंटल राइट्स को, जितनी भी बाकी फंडामेंटल राइट्स अभी तक आपने पढ़ी हैं, उन सब राइट्स को रियल बनाता है, इंप्लीमेंटेबल बनाता है और हमारे लिए एक प्योर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि किसी भी तरीके से स्टेट या कोई इंडिविजुअल इन फंडामेंटल राइट्स को वायलेट ना कर पाए, और अगर करता है तो आर्टिकल 32 को यूज करके मैं डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूं। क्लियर है? तो काफी हद तक सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी या फिर रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट को कहा जा सकता है। देखो, बी.आर. अंबेडकर का ये जो स्टेटमेंट है ये इस राइट के इंपॉर्टेंस को वैलिडेट कर देता है। मतलब जिस इंसान ने संविधान लिखा, जो ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन था, उनका यह स्टेटमेंट है कि अगर मुझसे पूछा जाए कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन सा है, तो मेरे ख्याल से जो हार्ट एंड सोल है ना पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आर्टिकल 32 है। ये कौन कह रहे हैं? ये डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कह रहे हैं। उनके हिसाब से कि किसी भी आर्टिकल को रेफर नहीं किया जा सकता, अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं इस आर्टिकल 32 को रेफर करूंगा कि दिस इज द वेरी हार्ट एंड सोल ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज द वेरी हार्ट एंड सोल ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। क्लियर है ये चीज? तो इसकी इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं बी.आर. अंबेडकर अपने आप ही बता के चले गए हैं कि क्यों आर्टिकल 32 को की स्टोन ऑफ लिबर्टी या की स्टोन ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहा जा सकता है। किस तरीके से मेरी फंडामेंटल राइट को सिक्योर रखा गया है इसके हिसाब से, आर्टिकल 32 के हिसाब से। अब अगर मैं 4 कोर प्रोविजंस देखूं कि ऐसे 4 कौन से कोर प्रोविजंस हैं जो आर्टिकल 32 को का ब्लूप्रिंट माने जा सकते हैं। सबसे पहला जो प्रोविजन है, जो सबसे पहला कोर एस्पेक्ट है, जो कोर प्रोविजन है, वो है कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अपनी फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराने के लिए, और ये पावर आपको आर्टिकल 32 देता है। द राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज गारंटीड थ्रू
आर्टिकल 32, मतलब मैं ये बोल सकता हूं इसको जस्टिशिएबल बनाने का काम कौन कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स को जस्टिशिएबल कौन बना रहा है, एनफोर्सेबल कौन बना रहा है, दैट इज आर्टिकल 32। आप सीधे अपने फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के नाम पर या किसी भी केस में सीधे सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हो। दूसरा, ये सुप्रीम कोर्ट को पावर प्रोवाइड करता है कि वो डायरेक्शंस इशू कर सके, ऑर्डर्स इशू कर सके, रिट्स इशू कर सके, जिससे इन फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स किया जा सके। मतलब अगर आप नहीं भी जा रहे हो ना, तो एक सो मोटो बेसिस पे भी सुप्रीम कोर्ट को यह पावर प्रोवाइड करता है कि वो डायरेक्शंस, ऑर्डर्स और रिट्स इशू कर सके अगर उन्हें इन राइट्स को एनफोर्स करना है, अगर उसे फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करना है। थर्ड प्रोविजन है, पार्लियामेंट कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू इशू सच रिट्स, नोटिंग दैट आर्टिकल 226 ये ऑलरेडी हाई कोर्ट को प्रोवाइड करता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये ऑलरेडी प्रोविजन है कि आर्टिकल 138 एंड 139 के अंदर कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के रिट जुरिसडिक्शन को भी बढ़ा सकता है, साथ के साथ किसी और कोर्ट को भी रिट्स इशू करने की पावर दे सकता है। आर्टिकल 32 केवल सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने की पावर प्रोवाइड करता है, रिट इशू करने की पावर प्रोवाइड करता है, लेकिन पार्लियामेंट उसे एनलार्ज कर सकता है और साथ के साथ किसी दूसरी कोर्ट को भी रिट इशू करने की पावर दे सकता है। ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन ने रिट इशू करने की पावर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को प्रोवाइड कर रखी है, बट दिस कैन बी एक्सटेंडेड टू अदर कोर्ट्स इफ पार्लियामेंट थिंक्स सो, इफ पार्लियामेंट वांट्स सो। क्लियर है ये चीज? अब फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, द राइट शैल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट ड्यूरिंग द इंपोजिशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। ये भी संविधान में लिखा हुआ है, किसी भी तरीके से इस पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट को हटाया नहीं जा सकता अनटिल अनलेस नेशनल इमरजेंसी इंपोज हो रखी है। इसका मतलब ये मान के चलो अगर ये राइट हटा दी ना तो आपकी बाकी फंडामेंटल राइट्स की कोई वैल्यू नहीं बचती। अगर उन्हें कोई वायलेट भी कर देता है तो कहां जाओगे आप? सो आर्टिकल 32 का हटना अपने आप ही ये मान के चलो कि बाकी फंडामेंटल राइट्स भी क्या हो चुकी हैं, उन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया है। दिस सिंगल राइट होल्ड्स अदर राइट्स टुगेदर। अगर ये राइट नहीं है तो बाकी राइट भी सस्टेन नहीं कर पाएंगी, हमारे लिए उनका कोई मायना नहीं बचेगा, वो केवल एक डॉक्यूमेंटेड फैक्ट की तरह कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई दिखेंगी। लेकिन इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। तो ये चार कोर प्रोविजंस हैं जो आर्टिकल 32 जिनके साथ डील करता है। मैं वापस बता देता हूं, सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स बनाता है, मैं जा सकता हूं, अप्रोच कर सकता हूं। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस, ऑर्डर्स और रिट्स इशू कर सकता है इन फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए। तीसरी चीज, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी और कोर्ट को भी पावर प्रोवाइड कर सकती है रिट्स जुरिसडिक्शन के लिए, रिट्स इशू करने के लिए। ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन ये पावर हाई कोर्ट्स को प्रोवाइड करता है अंडर आर्टिकल 226। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये राइट सस्पेंड नहीं की जा सकती, हटाई नहीं जा सकती अनटिल अनलेस नेशनल इमरजेंसी इंपोज हो। क्लियर? ये चार प्रोविजन हैं जो आर्टिकल 32 के अंदर, आर्टिकल 32 के अंदर मुझे मेंशन्ड दिखते हैं। मूविंग ऑन, अगर देखा जाए तो कुछ स्पेसिफिक अगर मैंडेट देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट का जुरिसडिक्शन के बारे में डिस्कस किया जाए कि जो रिट जुरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, इसे कैसे डिफाइन करूंगा मैं। अगर प्रीलिम्स के अंदर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें से किस तरीके से मैं ऑप्ट आउट करूंगा, क्या सही है क्या गलत है, क्या आर्टिकल 32 के बारे में सुप्रीम कोर्ट के कंटेक्स्ट में सही लिखा है, क्या आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के कंटेक्स्ट में गलत लिखा है। सबसे पहले यह समझने की कोशिश करो कि यह सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के अंदर आता है। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन का सीधा सीधा मतलब होता है कि डायरेक्टली मैं सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता हूं, बाई अपील मुझे जाने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर जिस भी केस में मैं सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली अप्रोच कर सकता हूं, या फिर कुछ ऐसे केसेस जो सुप्रीम कोर्ट ही सुन सकता है, कोई और नहीं सुन सकता, तो वो हो जाते हैं ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव। लेकिन रिट एक्सक्लूसिव नहीं है बट ओरिजिनल जरूर है। मैं डायरेक्टली फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पे सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता हूं, इसलिए ये एक ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के अंदर आपको आता हुआ दिखता है। वाइड है, काफी ज्यादा वाइड है इन द सेंस कि यहां कोर्ट की पावर जो है वो लिमिटेड नहीं है, वो डायरेक्शंस भी इशू कर सकती है, वो ऑर्डर्स भी इशू कर सकती है और हर टाइप का रिट भी इशू कर सकती है अगर उसे जस्टिस डिलीवर करना है। तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा स्कोप, काफी ज्यादा डिस्क्रिशन प्रोवाइड करा गया है सुप्रीम कोर्ट को फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये भी एक वाइड जुरिसडिक्शन इसलिए बोला जा सकता है सुप्रीम कोर्ट का। ऑल्दो इसके कितना ये वाइड है, कितना ब्रॉड है, इस पे भी मैं आगे चलकर डिस्कस करूंगा जब मैं हाई कोर्ट से कंपैरिजन करूंगा इसका। साथ के साथ ये एक्सक्लूसिव नहीं है बच्चे, अभी अभी मैंने आपको बताया था ऑलरेडी 226 के अंदर हाई कोर्ट के पास ये पावर रहती है। और दूसरी चीज, पार्लियामेंट, आर्टिकल 32 ही बोलता है ये चीज कि पार्लियामेंट बाकी कोर्ट्स को भी रिट्स इशू करने की पावर प्रोवाइड कर सकती है। तो दिस इज नॉट एन एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन बट इट इज एन ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। Moreover, it is also wide because it provides certain discretions to Supreme Court so that it can function
इन अ बेटर वे टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट एस्पेक्ट्स, या जितनी भी फंडामेंटल राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो बेटर तरीके से फंक्शन कर पाए। ये हमारे पास तीन जुरिस्डिक्शनल एस्पेक्ट हैं इस चीज के। सुप्रीम कोर्ट डिफेंडर है, गारंटर है फंडामेंटल राइट्स का, और ये आर्टिकल 32 उसे बनाता है। आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 उसे ये पावर प्रोवाइड करता है। मूविंग ऑन, जस्ट अ सेक। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ऐसे कौन से 5 कॉन्स्टिट्यूशनल टूल हैं, ऐसे कौन से 5 कॉन्स्टिट्यूशनल रिट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट इशू करता है, हाई कोर्ट भी इशू कर सकता है, पर आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट इशू करता है, जिससे फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स किया जा सके, और अगर कोई लीगल गलती हो गई है, लीगल रॉन्ग हो गया है, तो उसको करेक्ट भी किया जा सके। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फीचर है, ये जो आर्टिकल 32, ये जो रिट ज्यूरिसडिक्शन जो फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये ओरिजिनल नहीं है भाई, ये हमारा बनाया हुआ नहीं है, ये हमने बोरो किया है कहां से? अपने कॉलोनाइजर से, यूके से। वहां इन्हें प्रेरोगेटिव रिट्स बोला जाता है। क्या क्या बोला मैंने? ये 5 रिट्स एक टूल हैं जिससे सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कर सकता है। दूसरी चीज, अगर कोई लीगल रॉन्ग हो गया है तो उसे करेक्ट कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात मैंने बोली कि भाई ये चीज हमने बोरो करी है। कहां से बोरो करी है? यूके से बोरो करी है। वहां क्या बोला जाता है? वहां इसे प्रेरोगेटिव रिट्स बोला जाता है। आई गेस क्लियर है, समझ में आ गई ये बात। अब ये 5 कौन कौन सी रिट्स हैं? सबसे पहले हमारे पास हेबियस कॉर्पस, दूसरी है हमारे पास मैंडेमस, तीसरी है प्रोहिबिशन, चौथी है सर्टियोरारी। इसे कुछ और बोलते हैं वैसे, पर मैं ज्यादा अंग्रेज नहीं बनता, मैं सर्टियोरारी ही बोलता हूं इसको। एंड नेक्स्ट इज क्वो वारंटो। तो ये 5 रिट्स एग्जिस्ट करती हैं हमारे यहां। वापस बोल रहा हूं, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरारी एंड क्वो वारंटो। अब एक एक करके हम ये देखते हैं कि ये जो इतने विदेशी नाम हैं, ये जो इतने अंग्रेजी के नाम हैं, इनका एग्जैक्ट मतलब है क्या, ये हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, और भाई मेरी फंडामेंटल राइट को ये कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। चलो लेट्स मूव ऑन। नंबर 1 इज हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का एग्जैक्ट मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, राइट? दिस इज द एग्जैक्ट ट्रांसलेशन ऑफ हेबियस कॉर्पस, दैट इज टू हैव द बॉडी ऑफ। अगर तुमने दृश्यम देखी है, वह फर्स्ट पार्ट वाली, तो तुमने देखा होगा गाई तोंडे ना एक लड़के को पकड़ के रखता है, उसके पेरेंट्स वहां बैठे रहते हैं, तो अजय देवगन वहां आता है, उससे पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, तो अजय देवगन बोलता है कि वो बताते हैं अजय देवगन को कि उन्होंने बच्चे को मेरा अरेस्ट कर रखा है, इतना टाइम हो चुका है और वो उसे छोड़ नहीं रहा है, और उसे पूछ रहे हैं तो बोल रहा है वो है ही नहीं। तो उसने क्या बोला? जाके हेबियस कॉर्पस फाइल कर दो कोर्ट में। मतलब अगर आप हेबियस कॉर्पस कोर्ट में फाइल करते हैं तो सबसे पहले उस बंदे को क्या करना पड़ेगा? कोर्ट में पेश करना पड़ेगा, ये चेक करने के लिए वो इलीगल डिटेंशन तो नहीं है। तो ये हेबियस कॉर्पस यही कहता है कि एक ऑर्डर होता है किसी भी डिटेन्ड पर्सन को कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने किसी को डिटेन कर लिया अपने घर में, और उसके बाद अगर उसके किसी जानने वाले ने कोर्ट में अपील कर दी और मेरे अगेंस्ट हेबियस कॉर्पस इशू हो गया, ऑर्डर, एक रिट। रिट का मतलब होता है रिटर्न ऑर्डर, ठीक है? रिट मतलब आसान भाषा में याद रखो, रिट इज नथिंग बट अ रिटर्न ऑर्डर, और ये 5 तरीके के रिटर्न ऑर्डर है। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं हेबियस कॉर्पस। तो अगर मैंने किसी को डिटेन कर लिया और किसी बंदे ने जाके कंप्लेन कर दी कि मैंने किसी को डिटेन कर रखा है और मेरे अगेंस्ट हेबियस कॉर्पस रिट इशू हो गई है, तो मेरे को उस बंदे को कोर्ट में प्रेजेंट करना पड़ेगा, और अगर कोर्ट को लगता है कि वो डिटेंशन इलीगल है तो उसे एब्सोल्युटली रिलीज कर दिया जाएगा बंदे को। मैं उससे ज्यादा उसे डिटेन नहीं रख सकता। इससे क्या समझ में आया? मैं तो पुलिस हूं नहीं, मैं तो एक छोटा सा मास्टर हूं भाई। तो ऐसे केस में मैं प्राइवेट बॉडी हूं, फिर भी मेरे अगेंस्ट हेबियस कॉर्पस इशू किया जा सकता है। और अगर पुलिस ऐसा करती है, अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी ऐसा करती है, उसके अगेंस्ट भी हेबियस कॉर्पस इशू किया जा सकता है। इसका मतलब हेबियस कॉर्पस इज इशूड अगेंस्ट बोथ पब्लिक बॉडी एज वेल एज प्राइवेट बॉडी। अब एक बार ये भी देख लेते हैं, इतनी मेहनत करी है मैंने पीपीटी बनाने में, तो इस पे क्या क्या लिखा है? एन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ डिटेन्ड पर्सन बिफोर द कोर्ट टू एग्जामिन द कॉज एंड लीगैलिटी ऑफ देयर डिटेंशन, कि जिससे कोर्ट ये एनालाइज कर पाए कि भाई किस वजह से डिटेन करा है और क्या ये डिटेंशन लीगल है या नहीं है। इफ डिटेंशन इज इलीगल द कोर्ट सेट्स द पर्सन फ्री। अगर वो डिटेंशन इलीगल हुआ तो बंदे को बेसिकली आजाद कर दे देगा, भाई सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, तेरे को गलती से बंद कर दिया था इन्होंने। अब इसका स्कोप क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, पब्लिक अथॉरिटीज के अगेंस्ट भी इशू हो सकती है और ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी इशू हो सकती है। अब एक की फ्रेज आपको इस हेबियस कॉर्पस के बारे में याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाता है which of the writ mentioned in article 32 or which can be issued by high court under article 226 can be considered to be the bulwark of individual liberty against arbitrary detention। तो arbitrary detention के अगेंस्ट
जो मेरे को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, मेरी लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है, वो है हेबियस कॉर्पस रिट। क्लियर है ये चीज? इट इज द बुलवर्क ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट आर्बिट्ररी डिटेंशन। साथ के साथ ये कब कब इशू नहीं की जा सकती, ये भी एक पोटेंशियल क्वेश्चन है प्रीलिम्स का, कि हेबियस कॉर्पस कब कब और किस किस सिचुएशन में इशू नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट कब इशू नहीं कर सकता हेबियस कॉर्पस? पहली चीज, जब डिटेंशन लॉफुल है। अगर डिटेंशन ऑलरेडी कोर्ट की परमिशन से हुआ है, लीगल तरीके से हुआ है, तो उस टाइम पे हेबियस कॉर्पस इशू नहीं किया जाएगा। अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए डिटेंशन किया गया है, तब भी कोर्ट ने ही डायरेक्शन इशू किया है कि जी मेरा कंटेम्प्ट हुआ है, भाई को बंद करो या बहन को बंद करो, तो उस केस में भी क्या है, उस केस में भी हेबियस कॉर्पस इशू नहीं किया जा सकता। तीसरा, डिटेंशन जब किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा किया गया है, ऑलरेडी कोर्ट ने ही ऑर्डर दिया, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने बोला भाई को बंद करो, उसके बाद आप डेफिनेटली उस केस में हेबियस कॉर्पस इशू नहीं करेंगे। दूसरा, जब कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के बाहर डिटेंशन हुआ हो, सुप्रीम कोर्ट के लिए भारत से बाहर, किसी पर्टिकुलर स्टेट के हाई कोर्ट के लिए उस स्टेट से बाहर। तो क्या क्या मैंने बोला, कब कब इशू नहीं हो रहा? जब डिटेंशन लॉफुल है, जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए किया गया है, जब किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के ऑर्डर पे किया गया है, या फिर ये बोल सकते हो जब डिटेंशन किसी भी उस पर्टिकुलर कोर्ट के जुरिसडिक्शन के बाहर है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के लिए भारत से बाहर कोई डिटेन हुआ है तो उसके अगेंस्ट में हेबियस कॉर्पस इशू नहीं करूंगा। या फिर स्टेट पर्सपेक्टिव में अगर यूपी हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट है, तो वो हरियाणा में अगर कोई डिटेंशन हुआ है तो उसके ऊपर हेबियस कॉर्पस इशू नहीं कर सकते, उसके लिए चंडीगढ़ हाई कोर्ट को ही करना पड़ेगा। क्लियर है ये चीज? तो दिस वाज अबाउट हेबियस कॉर्पस, दिस इज आवर फर्स्ट रिट। और आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या है। डिटेंशन को लीगल और कॉज जानने के लिए ये इशू कर सकता है बाई कोर्ट, ये कोर्ट इशू कर सकता है। ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है, हाई कोर्ट भी कर सकता है, और ये पार्लियामेंट किसी दूसरी कोर्ट को भी प्रोवाइड कर सकता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को भी प्रोवाइड कर सकता है। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट जो हमारे पास देखने को मिल रहा है, या जो नेक्स्ट हमारी रिट आती है, वो है मैंडेमस। इसका मतलब है वी कमांड। जैसे आई कमांड यू टू स्टडी हार्ड, आई कमांड यू टू क्लियर दिस एग्जाम प्लीज। अपॉर्चुनिटी वेस्ट मत करना भाई, घर वालों ने बड़ी इच्छा के साथ, बड़ी उम्मीदों के साथ, बड़े सपनों के साथ तुम्हें भेजा है, अगर तुम घर से बाहर रह रहे हो तो, या फिर बड़ी उम्मीद के साथ तुम्हारे साथ वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि तुम कुछ करके दिखाओगे, तो उनकी उम्मीदें मत तोड़ना। तो मैं भी तुमसे कमांड कर रहा हूं कि प्लीज पढ़ लो, राइट? तो ऐसे ही मैंडेमस क्या है? मैंडेमस इज अनदर रिट। थोड़ी ज्यादा हो गया ना, चलो, लेकिन जरूरी था वो। मैंडेमस मतलब होता है वी कमांड। अब इसका पर्पस क्या है? जब भी कोई पब्लिक ऑफिशियल या कोई पब्लिक बॉडी या कोई कॉरपोरेशन या कोई लोअर कोर्ट अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, या फिर करने में फेल हो चुकी है, या करने से मना कर रही है, तो क्या हो सकता है, जो हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को या पब्लिक बॉडी को या गवर्नमेंट एंटिटी के अगेंस्ट क्या इशू कर सकती है? मैंडेमस इशू कर सकती है। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें पढ़ाना बंद कर दूं, मेरी ऑफिशियल ड्यूटी है भाई, मतलब इसे लिटरली मत लेना, मैं बहुत एक क्रूड एग्जांपल दे रहा हूं तुम्हें, तो तुम मेरे को बोल सकते हो कि भाई साहब पढ़ा क्यों नहीं रहे आप, आपका काम है पढ़ाना, प्लीज हमें पढ़ाओ, हमने पैसे दे रखे हैं आपको, राइट? तो मेरी ऑफिशियल ड्यूटी क्या है? पढ़ाना। ऐसे केस में अगर मैं पब्लिक ऑफिशियल होता, या मैं कोई गवर्नमेंट एंटिटी होता, या मैं कोई कोर्ट होता, या मैं कोई कॉर्पोरेशन होता, तो कोर्ट मेरे अगेंस्ट ये कमांड इशू कर सकती थी कि ब्रो काम कर, नाटक मत कर। काम करने से मना नहीं कर सकता, और काम करने में फेल भी नहीं हो सकता, क्योंकि तेरी ऑफिशियल ड्यूटी है। तो आसान भाषा में एक कमांड एक कोर्ट का ऑर्डर है जो पब्लिक ऑफिशियल, पब्लिक बॉडी, कॉर्पोरेशन या किसी भी गवर्नमेंट एंटिटी या किसी लोअर कोर्ट के अगेंस्ट इशू किया जा सकता है, जिससे वो अपना ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म कर पाए। अगर वो काम करने में असक्षम हो रहा, असक्षम, सही बोला मैंने? हाँ, असक्षम हो रहा है, या फिर उस काम को करने से मना कर रहा है। क्लियर है ये चीज? तो ये एक्टिविटी को प्रमोट कर रहा है। ब्रो अगर कोई इनएक्टिव है तो तुझे एक्टिव होना पड़ेगा, तेरा ऑफिशियल ड्यूटी है ये। एग्जैक्टली तो वो काम कराने के लिए कोर्ट जब ऑर्डर इशू करती है तो दैट इज मैंडेमस। अभी किस किस के अगेंस्ट इशू हो सकता है? ये प्राइवेट बॉडीज के अगेंस्ट इशू नहीं होगा, अनलाइक हेबियस कॉर्पस जो प्राइवेट एंटिटीज के अगेंस्ट इशू हो रहा था, ये प्राइवेट एंटिटीज और प्राइवेट बॉडीज के अगेंस्ट इशू नहीं हो सकता। मेरे अगेंस्ट, मुझे अगर मैं ना भी पढ़ाऊं ना, कोर्ट नहीं बोलेगी मेरे को कि भाई पढ़ा दे। हाँ, तुम केस कूस कर दो कंज्यूमर कोर्ट में कि हमने पैसे दिए हैं, हमें नहीं पढ़ा रहा है, तो फिर एक अलग बात है, लेकिन उसके लिए डायरेक्टली मेरे को ये कमांड नहीं किया जा सकता कि ब्रो काम कर, तेरा काम है ना। मैं एक प्राइवेट एंटिटी हूं, मेरे अगेंस्ट मैंडेमस इशू नहीं किया जा सकता। मतलब ये केवल किसके अगेंस्ट इशू किया जा रहा है? पब्लिक बॉडीज और गवर्नमेंट एंटिटीज के लिए। अब किस किस के अगेंस्ट इशू नहीं किया जा सकता?
पहली चीज प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडी, जैसे मैंने आपको बताया, कोई ऐसा नॉन स्टैट्यूटरी डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन, इसका मतलब है कोई ऐसा डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन जो लीगल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को बोल दिया जाए, मैं पढ़ाने जाऊं किसी एकेडमी के अंदर और मेरे को बोला जाए ब्रो तेरे को तो यार सूटेड बूटेड आना है, एकदम ब्लेजर व्लेजर डाल के आना है, ये हुडी वुडी पहन के नहीं चलेगा, ये लौंडारपना छोड़ो, आदमी बन चुके हो, आदमी की तरह एक्ट करो। तो अब ये क्या है, ये कोई लीगल प्रोविजन तो है नहीं ब्रो। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं कोट पैंट पहन के नहीं जाऊंगा तो मेरी बुद्धि कम हो जाएगी या फिर वो मेरे को नौकरी से निकाल देंगे। इसके अगेंस्ट कि अगर मैं पब्लिक बॉडी भी हूं लेकिन वो मेरा एक डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन है, मैं किसी सरकारी संस्था में पढ़ा रहा हूं लेकिन वहां ड्रेस कोड लीगल नहीं है बट वो एक डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन है, तो उसे फॉलो करने के लिए मेरे अगेंस्ट मैंडेमस इशू नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज, अगर ड्यूटी मेरी डिस्क्रिशनरी है, मैंडेटरी नहीं है, कुछ ऐसा काम जो मैं चाहूं तो करूं, ना चाहूं तो ना करूं, मैंडेटरी मेरी ऑफिशियल ड्यूटी नहीं है, तो उसके लिए भी ये इशू नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे तुमने देखा होगा कॉर्पोरेशंस के अंदर कि वो भाई सीक्रेट सेंटा के लिए 500 रुपए काट लो, सीक्रेट सेंटा के लिए 1000 रुपए काट लो, ये मैंडेटरी नहीं है, ये तुमने चोचले बना रखे हैं अलग अलग। मैं नहीं करना चाहता तो मैं नहीं करना चाहता। अगर मैं सरकारी संस्था में भी हूं तो अगर मेरे से पैसे मांगे जाएंगे, भाई चलो डोनेट करते हैं, किसी को फेयरवेल पार्टी देनी है, नहीं देनी ब्रो, मेरी नहीं बनती थी उससे, तो इसका मतलब मेरे अगेंस्ट मैंडेमस इशू नहीं किया जा सकता। दूसरा, किसी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए मैंडेमस इशू नहीं किया जाएगा। और प्रेसिडेंट, स्टेट गवर्नर्स और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स के अगेंस्ट भी मैंडेमस इशू नहीं किया जाएगा। वापस बोल रहा हूं, ना तो प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट, ना किसी नॉन स्टैट्यूटरी डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए, ना ही किसी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए, और ना ही किसी डिस्क्रिशनरी पावर को इंप्लीमेंट करने के लिए मैंडेमस इशू किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। दूसरा, प्रेसिडेंट के अगेंस्ट नहीं किया जा सकता जी, गवर्नर के अगेंस्ट नहीं किया जा सकता, और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के अगेंस्ट भी नहीं किया जा सकता। ये चीजें याद रखनी है, ये पोटेंशियल क्वेश्चन है प्रीलिम्स का तुम्हारे, कि किस किस के अगेंस्ट मैंडेमस इशू नहीं किया जा सकता और किस किस के अगेंस्ट मैंडेमस इशू किया जा सकता है। सवाल यहां से जनरली ऐसे ही बनते हैं, कौन सी रिट किसके अगेंस्ट इशू की जा सकती है और किसके अगेंस्ट इशू नहीं की जा सकती। ये सबसे पोटेंट क्वेश्चंस हैं अगर रिट के एस्पेक्ट से देखा जाए या आर्टिकल 32 के एस्पेक्ट से देखा जाए। मूविंग ऑन, थर्ड रिट है हमारे पास प्रोहिबिशन। जैसा नाम से ही चल रहा है, टू फोरबिड। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई काम करने जा रहा हूं और मेरे को हायर कोर्ट बोले ब्रो किधर, तेरा काम नहीं है, ये पीछे आ, वापस आ, हम कर लेंगे अपने आप इस काम को, तो उसे बोलते हैं प्रोहिबिशन, किसी को काम करने से रोकना। जैसे मैंडेमस एक्टिविटी को प्रमोट कर रहा था, प्रोहिबिशन इनएक्टिविटी को प्रमोट करता है। मतलब ये हाइपर एक्टिव स्पर्म्स और हाइपर एक्टिव किड्स के लिए है कि ब्रो तुम्हें इतना काम करने की जरूरत नहीं है भाई, थोड़ा शांत हो जाओ, कम काम करो, तुम्हारा काम नहीं है ये, अपनी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाके काम मत करो। क्लियर? तो आसान भाषा में मैंडेमस इज टू प्रमोट एक्टिविटी, प्रोहिबिशन टू प्रमोट इनएक्टिविटी। क्या है एस्पेक्ट? इशूड बाय अ हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट और अ ट्रिब्यूनल। मतलब इससे तो ये समझ में आ गया पहली चीज के जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडीज के अगेंस्ट ही हो सकता है, मतलब कोर्ट्स जैसे एस्पेक्ट के अगेंस्ट ही हो सकता है। अब क्वासी जुडिशियल बॉडीज क्या होती है? क्वासी का मतलब होता है जैसा, जो जुडिशियल पावर्स हैं उनके पास कुछ, पर वो प्योरली जुडिशियल बॉडीज नहीं है, जैसे एनएचआरसी, जैसे एनसीएससी, जैसे एनसीएसटी, जैसे एनसीबीसी। मतलब बेसिकली एनसीबीसी बोला मैंने, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, कुछ और मत सुन लेना। तो आसान भाषा में जिनके पास कुछ जुडिशरी की पावर्स हैं, कुछ ऑर्डर्स इशू करने की पावर है, उन्हीं के ऊपर ये चीज अप्लाई होती हुई दिखती है प्रोहिबिशन का। इसमें सीधा सीधा देखने को मिलता है कि ये हायर कोर्ट इशू करती है लोअर कोर्ट की तरफ या फिर किसी ट्रिब्यूनल के लिए। उन्हें क्या प्रिवेंट करने के लिए? उन्हें प्रिवेंट करने के लिए कि वो अपने जुरिस्डिक्शन से एक्सीड ना कर जाए या वो किसी और के जुरिस्डिक्शन को असर्प ना कर लें या ऐसा काम ना करें जो उनके जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं आता है। मतलब पहली चीज कि भाई अपनी लिमिट से बाहर जाके काम ना कर, इसलिए रोकना। दूसरी चीज, अगर मैं किसी अपनी लिमिट से बाहर जाके काम कर रहा हूं तब रोकना। कौन करेगा? हायर कोर्ट से लोअर कोर्ट्स की तरफ इशू किया जाता है और ट्रिब्यूनल्स की तरफ इशू किया जाता है। आसान भाषा में मैंडेमस केवल जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडीज के अगेंस्ट ही इशू किया जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज, लेजिस्लेटिव बॉडीज, इनके अगेंस्ट इशू नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने बोला, जैसे मैंडेमस जो है वो एक्टिविटी प्रमोट करता है, सिमिलरली प्रोहिबिशन जो है वो इनएक्टिविटी प्रमोट करता है। प्रोहिबिशन केवल जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडीज के अगेंस्ट इशू किया जा सकता है, साथ के साथ कहां नहीं किया जा सकता? एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के अगेंस्ट नहीं किया जा सकता, अथॉरिटीज लेजिस्लेटिव बॉडीज के अगेंस्ट नहीं किया जा सकता, और प्राइवेट एंटिटीज या प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट इशू नहीं किया जा सकता। तो दिस वाज आवर थर्ड रिट, जैसे दैट इज प्रोहिबिशन। अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं चौथे नंबर पर, दैट इज
फोर्थ रिट जिसे हम कहते हैं सर्टियोरारी, मतलब मैं सर्टियोरारी कहता हूं, इसका कुछ सर्च्योरी कुछ और नाम है, इसका वैसे प्रोनाउंसिएशन कुछ और है, और तुम्हें बोलना तो है नहीं, तुम्हें पेपर में लिख के आना है, तो तुम स्पेलिंग याद रखने के लिए भाई सर्टियोरारी ही याद रखना, मेरा तो यही सजेशन रहता है। सर्टियोरारी का सिंपल सा मतलब होता है टू बी इन्फॉर्म्ड और टू बी सर्टिफाइड, किसी को भी इन्फॉर्म करना है, किसी को सर्टिफाई करना, इसका सीधा सीधा मतलब यह है। अब इसका सिंपल सा मतलब क्या है, यह भी इशू किया जाता है एक हायर कोर्ट से लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल के लिए, मतलब एक हायर कोर्ट या तो किसी लोअर कोर्ट या फिर किसी ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट ये रिट इशू कर सकती है, किन किन दो केसेस में, यह बताने के लिए कि भाई जो तेरे सामने केस पेंडिंग पड़ा है वो मेरे को भेज दे। हायर कोर्ट ने, मतलब हाई कोर्ट ने किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट को बोला कि ब्रो ये जो तू केस ले रहा है तेरी औकात के बाहर है, ट्रांसफर इट टू मी। पहली चीज कि अगर कोई केस पेंडिंग है लोअर कोर्ट के सामने और उसे अपने पास मंगाना है तो उसके लिए आप सर्टियोरारी रिट इशू कर सकते हो। दूसरा, अगर ऑलरेडी लोअर कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास कर दिया है तो उसको भी नलिफाई, डिस्कार्ड या क्वैश किया जा सकता है थ्रू दिस रिट ऑफ सर्टियोरारी। वापस बोल रहा हूं, हायर कोर्ट या तो लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट इशू करती है पहले केसेस में, या उसे कोई ऐसा केस पेंडिंग है लोअर कोर्ट के सामने जो अपने पास मंगाना है तब। दूसरा, लोअर कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दिया है जिसको नलिफाई करना है, तब भी सर्टियोरारी इशू की जा सकती है। अब ये कब कब इशू की जा सकती है, या तो ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाकर काम कर दिया है, या अपनी ज्यूरिसडिक्शन में आती ही नहीं थी वो चीज फिर भी उसके ऊपर एक्शन ले लिया है। अपनी ज्यूरिसडिक्शन मतलब केवल टेरिटरी की बात नहीं होती ना, देखो बाहर जाके काम करना मतलब अपनी टेरिटरी से बाहर जाकर काम करना। लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन का मतलब किसी ऐसे मैटर पर जजमेंट दे दिया जिसके लिए आप अवेलेबल थे ही नहीं, सॉरी अवेलेबल नहीं थे, उनके उस केस में अगर जाके जजमेंट दे दिया तो लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन के अंदर काउंट हो जाएगा। या फिर जजमेंट देते टाइम कोई लॉ की गलती हो गई है, लीगल मिस्टेक तुमने कर दी है, एरर ऑफ लॉ हो गया है, तब भी सर्टियोरारी इशू किया जा सकता है। वापस बोल रहा हूं, या तो एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन के केस में, लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन के केस में और एरर ऑफ लॉ के केस में आप सर्टियोरारी इशू कर सकते हो। कौन कर सकता है, हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल। ठीक है, याद रखना एक स्विच आने वाला है यहां भी। की डिस्टिंक्शन ये है कि ये जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के अगेंस्ट ही इशू की जा सकती है। अब तुम बोलोगे ये कहां से आया ब्रो, अभी तो इतनी देर से तू कह रहा है कि हायर कोर्ट, लोअर कोर्ट, ट्रिब्यूनल, अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज कहां से आ गई बीच में? ये हमेशा से ऐसा नहीं था ब्रो, ऐसा हमेशा नहीं चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने 1991 में एक जजमेंट दिया कि सर्टियोरारी केवल जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडीज पर इंप्लीमेंट नहीं होगी, उनके अगेंस्ट इशू नहीं की जाएगी, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज पे भी इशू की जाएगी। तो ये है भाई सिंस 1991 थ्रू दी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। अदरवाइज उससे पहले 1991, दैट इज माय बर्थ ईयर, उससे पहले हमेशा ये जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडीज के अगेंस्ट इशू की जाती थी। देखो मैं पैदा ही ऐसे साल में हूं कि इतने सारे बदलाव लाया मैं, कि मैं कैपिटलिज्म ले आया भारत के अंदर, एलपीजी रिफॉर्म्स ले आया, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के अगेंस्ट ये इशू करना शुरू कर दिया, हमारे देश में एक प्रधानमंत्री मार दिया गया भाई, मतलब अच्छी चीजें भी हुई, बुरी चीजें भी हुई। खैर मैं क्या ही बता रहा हूं तुम्हें, ये मेरी बात सुनो। जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडीज और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के अगेंस्ट इशू किया जा सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को 1991 के बाद ही इशू किया जा सकता है। अब इसका क्या है, जैसे प्रोहिबिशन की हम बात करते हैं, तुम बोलोगे ये जो बातें हैं कि एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन में, लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन में, ये तो प्रोहिबिशन में भी चल रही थी, तो सर्टियोरारी अलग से क्यों लाए? कारण, प्रोहिबिशन केवल प्रिवेंटिव है, प्रोहिबिशन काम करने से रोक रहा है, समझ रहे हो ना, कि गलत काम मत कर, काम करने के बाद उसे क्वेश्चन नहीं कर रहा। यहां क्या देखने को मिल रहा है, सर्टियोरारी प्रिवेंटिव भी है और क्यूरेटिव भी है, मतलब रोक भी रहा है, और अगर कोई गलत काम हो गया है, कोई सॉरी लोअर कोर्ट ने कोई गलत जजमेंट दे दिया है, उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं सर्टियोरारी के थ्रू। तो एक स्टेप और आगे बढ़ जा रहे हैं हम सर्टियोरारी के केस में। प्रोहिबिशन में केवल ये प्रोहिबिशन या प्रिवेंशन के लेवल पे ही टिक जाता था। ठीक है ये चीज, दिस वाज अबाउट सर्टियोरारी। 4 रिट हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, जल्दी जल्दी 5वीं के पास चलते हैं, नहीं तो बुरा मान जाएगी ब्रो। 5वीं रिट है हमारे पास को वारंटो, मतलब बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, किस अथॉरिटी के साथ तुम ये पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे हो। अगर ये इशू किया जाता है, इस रिट को हम बोलते हैं को वारंटो। मतलब पहली चीज, ये केवल पब्लिक ऑफिस के अगेंस्ट ही की जा सकती है, प्राइवेट ऑफिस में ये इशू नहीं की जाएगी। आसान भाषा में ये किसी भी कोर्ट द्वारा इशू की जा सकती है। आर्टिकल 32 के केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये इंक्वायर करने के लिए कि जो बंदा बैठा है पब्लिक ऑफिस में, उसकी लीगैलिटी क्या है, उसका जो क्लेम है कि ये पब्लिक ऑफिस वो होल्ड करता है,
उसकी लीगैलिटी अगर मुझे चेक करनी होगी, उसकी लॉफुलनेस अगर मुझे चेक करनी होगी, तो आई विल बी चेकिंग इट थ्रू को वारंटो, मतलब बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट यू आर सिटिंग ऑन दैट पर्टिकुलर सीट ऑफ दैट पर्टिकुलर पब्लिक ऑफिस। ये किसके थ्रू करूंगा मैं? को वारंटो के थ्रू करूंगा। अब इसका यूनिक फीचर यह है कि जैसे बाकी रिट्स में तुम्हारा ना लोकस स्टैंडाई होना जरूरी है, मतलब मैं डायरेक्टली इंपैक्टेड होना चाहिए उस चीज से, तभी मेरे मतलब मैं उस इशू के उस रिट को इशू कराने के लिए जा सकता हूं, अपील कर सकता हूं। यहां कोई भी बंदा जा सकता है। मतलब इस केस में बाकी रिट्स को, इस रिट को जो बाकी रिट से अलग करता है वो ये है कि इट कैन बी सॉट बाय एनी इंटरेस्टेड पर्सन, नॉट जस्ट द एग्रीव्ड पार्टी। मतलब एग्रीव्ड पार्टी ना होने का मतलब है कि लोकस स्टैंडाई होने की जरूरत नहीं है इस केस में। बाकी सारी रिट्स में तुम्हें एग्रीव्ड पार्टी होना पड़ेगा, तभी तुम अपील कर सकते हो, मतलब तुम्हारा लोकस स्टैंडाई होना पड़ेगा। इस केस में, को वारंटो के केस में, लोकस स्टैंडाई या फिर एग्रीव्ड पार्टी खुद होने की जरूरत नहीं है। आई मे नॉट बी द इंटरेस्टेड पर्सन, मेरा डायरेक्टली इंपैक्ट भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जाके पूछ सकता हूं भाई ये बंदा कैसे बैठा है, बाय व्हाट अथॉरिटी, इसकी लीगैलिटी चेक करने के लिए रिट इशू करो। अगर कोर्ट को लगता है कि तुम्हारा अपील जो है, जो क्लेम सही है, तो डेफिनेटली वो को वारंटो रिट जो है वो इशू कर सकते हैं। लेकिन अब याद रखना, ये केवल सब्सटेंटिव पब्लिक ऑफिसेस के अगेंस्ट ही इशू की जा सकती है, और वो भी वो ऑफिस जो परमानेंट कैरेक्टर के हैं, जो किसी लॉ द्वारा बनाए गए हैं या फिर संविधान में मेंशन है। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन एक बार में दे दी, दोबारा बोलता हूं। ये रिट केवल सब्सटेंटिव पब्लिक ऑफिस जो परमानेंट कैरेक्टर के हैं और जिन्हें किसी लॉ या स्टैट्यूट या फिर संविधान के द्वारा बनाया गया है, उन्हीं के अगेंस्ट इशू किया जा सकता है। अब ये कहां इशू नहीं किए जा सकते? ये प्राइवेट ऑफिसेस के अगेंस्ट इशू नहीं किया जा सकता, और ना ही किसी मिनिस्टेरियल ऑफिस के अगेंस्ट इशू किया जा सकता है। समझ में आ गया कहां इशू हो रहा है? सब्सटेंटिव पब्लिक ऑफिस ऑफ परमानेंट कैरेक्टर क्रिएटेड बाय एन स्टैट्यूट और अ कॉन्स्टिट्यूशन और द कॉन्स्टिट्यूशन, और कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट प्राइवेट ऑफिसेस एंड मिनिस्टेरियल ऑफिसेस। याद रखनी है भाई ये सारी बातें, मेरे बोलने को कोई फायदा नहीं होगा और तुम भूल गए ये सारी चीज, और यहीं से क्वेश्चन निकल के आएगा। अगर रिट से क्वेश्चन आया तो यहीं से निकल के आएगा, इस लेक्चर से बाहर रिट से क्वेश्चन वो नहीं दे सकते। तो अगर तुमने ये लेक्चर देख लिया है तो डेफिनेटली रिट का क्वेश्चन तो तुम्हें सर्टेनली गलत नहीं करना चाहिए। अब मैं कंपेयर करूं आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 को, मतलब हाई कोर्ट के रिट ज्यूरिसडिक्शन को और सुप्रीम कोर्ट के रिट ज्यूरिसडिक्शन को। तो सबसे पहले मैं ये बोलूंगा, सबसे पहला स्कोप मुझे ये देखने को मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट ये जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है केवल फंडामेंटल राइट्स के केस में ही यूज कर सकती है। मतलब फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन है तो ही सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? रिट ज्यूरिसडिक्शन या रिट्स इशू कर सकती है। अब मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, ऑल्दो पार्लियामेंट बढ़ा सकता है सुप्रीम कोर्ट के रिट ज्यूरिसडिक्शन, लेकिन आर्टिकल 32 केवल फंडामेंटल राइट्स के पर्सपेक्टिव में बात करता है। अब हाई कोर्ट के केस में, फंडामेंटल राइट के केस में भी कर सकता है और बाकी किसी मैटर में भी कर सकता है। मतलब ये नैरो है, बियर माई राइटिंग, और ये ब्रॉडर है। मतलब आपको जो सुप्रीम कोर्ट का रिट ज्यूरिसडिक्शन है वो नैरोअर दिखता है व्हेन कंपेयर टू द हाई कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन जो ब्रॉडर है, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट के केस में भी कर सकता है और किसी मैटर में भी रिट ज्यूरिसडिक्शन यूटिलाइज कर सकता है। बल्कि सुप्रीम कोर्ट बेचारे को ये बोला गया कि भाई फंडामेंटल राइट्स पे टेक केयर हो, तुम पे बहुत सारे काम है, तो बाकी छोटे मोटे मैटर नहीं देखो, तुम बड़े बड़े मैटर देखो, केवल फंडामेंटल राइट्स वाले। राइट। दूसरा पैरामीटर क्या है? टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। अब सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट का टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन क्या होगा? ज्यादा ही होगा। सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत में इशू कर सकती है, वो जो हाई कोर्ट है वो केवल अपने पर्टिकुलर स्टेट में कर सकती है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, जो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट रिट ज्यूरिसडिक्शन का, वो हाई कोर्ट के टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन से ज्यादा है। तो स्कोप में नैरो है, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में वाइडर है। याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है कभी वहां वाइडर नैरो और देख के ही टिक लगाई हो। ये भी देखना है कि किस कंटेक्स्ट में पूछा जा रहा है। अगर स्कोप के कंटेक्स्ट में देखा जा रहा है तो हाई कोर्ट वाइडर है, ब्रॉडर है, और अगर टेरिटरी के पर्सपेक्टिव में देखा जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट वाइडर है। लास्ट चीज, डिस्क्रिशन। सुप्रीम कोर्ट अगर फंडामेंटल राइट्स के केस में रेमेडी की बात होती है तो आसान भाषा में आर्टिकल 32 के अंदर अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करने से मना नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 32 के अंदर फंडामेंटल राइट से रिलेटेड रिट इशू करना मैंडेटरी है, मन मर्जी नहीं है, डिस्क्रिशन नहीं है। मतलब करना है तो करना है। लेकिन अगर हाई कोर्ट की बात की जाए, हाई कोर्ट के लिए डिस्क्रिशनरी है, हाई कोर्ट रिट इशू करने से मना कर सकता है। तो आसान भाषा में यहां मैंडेटरी है फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के केस में रिट इशू करना, यहां
डिस्क्रिशनरी है, यहां मैंडेटरी नहीं है। क्यों? क्योंकि केवल फंडामेंटल राइट्स की बात नहीं है। अगर हाई कोर्ट को लगता है कि रिट जुरिस्डिक्शन यूज नहीं करना, किसी और जुरिस्डिक्शन के थ्रू टैकल करूंगा, तो ऐसे भी हाई कोर्ट कर सकता है। पर सुप्रीम कोर्ट को रिट इशू करना है तो करना है, अगर फंडामेंटल राइट्स का केस बन जाता है तो। आई गेस समझ में आ गया होगा दोनों का जुरिस्डिक्शन, और जो मैंने पॉइंट बताए हैं वाइडर और नैरोअर वाले, याद रखना वो दोनों। साथ के साथ आप देखते हैं अनशेकेबल फाउंडेशन, ये बहुत एक अच्छी सी लाइन लिखी है, इसलिए मैंने ऐड करी है ये चीज। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक फीचर बता दिया है हमारे आर्टिकल 32 को कि भाई साहब आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, संविधान में संशोधन के थ्रू आर्टिकल 32 के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, आर्टिकल 32 को नहीं हटा सकते। ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और ये अनअमेंडेबल है, इसको अमेंड नहीं किया जा सकता। अब इससे भी समझ जाते हो कि बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है तो कितना ज्यादा जरूरी है, इसलिए इसे परमानेंट फीचर भी बना दिया गया है। अब समझने की कोशिश करो कि अगर सिग्निफिकेंस देखी जाए, अगर तुमसे पूछा जाए, 5 ऑप्शन दे दिए जाए कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिकल 32 इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन कंटेक्स्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, राइट? तो देखना ये सारे पॉइंट आ रहे हैं क्या वहां? अगर ये इनमें से कोई से पॉइंट देखा तो टिक मार देना, हाँ भाई ये बात सही कह रहा है। ये गुरु यही 6 की 6 चीजें बता रहा है और इन सारी 6 की 6 चीजों को प्रोटेक्ट करने की भी बात कर रहा है। सबसे पहला, प्रमोशन ऑफ जस्टिस एंड इक्विटी, सबके जो रूल ऑफ लॉ है वो सारे सिटीजन्स के लिए अपहोल्ड करने में हेल्प करता है आर्टिकल 32। दूसरा, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इतनी देर से बोल रहा हूं, समझ ही गए हो गई ये चीज। थर्ड इज एंश्योरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी, कोई काम नहीं कर रहा है तो उससे काम करवाना है, कोई गलत काम कर रहा है तो उससे सही काम करवाना है, कोई अपनी हद से ज्यादा काम कर रहा है तो उसे रोक रहा है, ब्रो पीछे आ। ये सब ये काम भी कौन करा रहा है? ये भी रिट जुरिस्डिक्शन ही करा रहा है। तो पहला हो गया प्रमोशन ऑफ जस्टिस एंड इक्विटी, दूसरा होगा प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तीसरा होगा एंश्योरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी। चौथा, याद रखना, जुडिशियल रिव्यू का एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जुडिशियल रिव्यू की पावर जो कोर्ट को मिल रही है वो आर्टिकल 13 से भी मिल रही है, आर्टिकल 32 से भी मिल रही है। तो केवल 13 पे टिक नहीं मारना है। अगर वो पूछेंगे जुडिशियल रिव्यू की पावर कहां कहां से आ रही है, तो आर्टिकल 13 की मैं बात कर चुका हूं, वो तो मैं पता है। आर्टिकल 32 में मैं दोबारा बता रहा हूं, जुडिशियल रिव्यू की पावर भी आर्टिकल 32 से लेता है सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है? तो कोर्ट को इनेबल करता है कि वो सरकार के एक्शंस की लीगैलिटी को चेक कर सके, जैसे हेबियस कॉर्पस में हमें देखने को मिला। तो जुडिशियल रिव्यू वाला एस्पेक्ट भी आपको देखने को मिलता है। प्रिवेंशन ऑफ अब्यूज ऑफ पावर, आर्बिट्ररी अथॉरिटी अगर मुझे डिटेन कर ले रही है आर्बिट्ररीली, उनका आर्बिट्ररी एक्शन है, लीगल नहीं है, जस्टिशिएबल नहीं है या जस्टिफिएबल नहीं है, तो उस केस में भी रिट इशू की जा सकती है। फॉर एग्जांपल हेबियस कॉर्पस अगेन। तो प्रिवेंशन ऑफ अब्यूज ऑफ पावर में भी काफी सिग्निफिकेंट है आर्टिकल 32। नेक्स्ट है चेक्स एंड बैलेंसेस, हायर कोर्ट को लोअर कोर्ट के ऑर्डर्स को, उनके जुरिस्डिक्शन को चेक एंड बैलेंस क्रिएट करने की पावर देता है। हायर कोर्ट चेक लगा सकती है या फिर एनालाइज कर सकती है या फिर जो टर्म लिखा है इन्होंने रिव्यू कर सकती है लोअर अथॉरिटीज को, लोअर कोर्ट्स को। तो ये 6 सिग्निफिकेंस हैं। क्या क्या बोला? प्रमोशन ऑफ जस्टिस एंड इक्विटी, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, एंश्योरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी, प्रिवेंशन ऑफ अब्यूज ऑफ पावर, checks and balances of which are created by higher courts towards lower courts. I guess समझ में आ गई होगी ये चीज, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब ये लिविंग आर्किटेक्चर है डेमोक्रेसी का। देखो भाई कितनी बढ़िया पीपीटी बनाई है मैंने, ये तुम्हारा कंक्लूजन है अगर मेंस में आता है, लेकिन फिलहाल तुम प्रीलिम्स पे फोकस करो। क्या लिखा है मैंने? द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज मोर देन अ लीगल प्रोविजन, इट इज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी by empowering citizens to hold the state accountable. Article 32 ensures that the constitutional structure of rights and justice stands firm. It is the ultimate bulwark against tyranny and injustice, embodying the essence of a vibrant and inclusive democracy. Clear है ये चीज? भाई साहब तुम्हारा डेमोक्रेसी के अंदर रहना, बहन जी तुम्हारा डेमोक्रेसी के अंदर रहना पॉसिबल इसलिए हो पा रहा है क्योंकि आर्टिकल 32 तुम्हारी फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करने की क्षमता रखता है। ये कोर्ट को पावर देता है कि तुम्हारी फंडामेंटल राइट्स हमेशा सिक्योर्ड रहें। अब इतने डिटेल में मैंने तुम्हें आर्टिकल 32 समझा दिया है। हाथ जोड़ के मेरी विनती है, इसमें से क्वेश्चन गलत मत करके आना। अगर प्रीलिम्स में इसमें से कोई क्वेश्चन दिखे तो मुझे लगना चाहिए कि भाई मेरे बालकों ने तो ये क्वेश्चन सही टिक मार ही दिया होगा। क्लियर है ये चीज? इससे ज्यादा इसके बारे में जानने की जरूरत है नहीं। अगर तुमने ये लेक्चर देख लिया है तो डेफिनेटली आर्टिकल 32 का कंसेप्ट तुम्हारे लिए क्लियर हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के रिट जुरिस्डिक्शन का एस्पेक्ट तुम्हारे लिए क्लियर हो चुका है, इंक्लूडिंग द एस्पेक्ट्स ऑफ हाई कोर्ट रिट जुरिस्डिक्शन एज वेल, जिसे मैं स्टेट जुडिशरी में दोबारा डिस्कस करूंगा इन डिटेल। क्लियर? आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, जुड़े रहिए अर्थनीति के साथ। अगला एक और फंडामेंटल राइट्स का लेक्चर बचा है हमारा, जिसमें 33, 34 और 35 आर्टिकल में डिस्कस करने वाला हूं, जो जनरली तुम अवॉइड कर देते हो, तुम्हें पता ही नहीं रहता भाई ये भी फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल है, और वहां से क्वेश्चन आ जाता है तो तुम फंस जाते हो। इसलिए हम उसका स्कोप ही नहीं छोड़ेंगे। जो भी है फंडामेंटल राइट्स के अंदर पूरी किताब चाट देंगे और तुम्हें वो सारी चीजें बता दूंगा जहां से भी पोटेंशियल क्वेश्चंस निकल सकते हैं। क्लियर है ये चीज?
तो मिलता हूं मैं पार्ट 5 ऑफ फंडामेंटल राइट्स के साथ, वो 3 आर्टिकल डिस्कस करने के लिए। उसके बाद विल मूव टुवर्ड्स डीपीएसपीज, देन फंडामेंटल ड्यूटीज, देन यूनियन एग्जीक्यूटिव, देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड पीएम, देन पार्लियामेंट, देन यूनियन जुडिशरी, देन स्टेट लेजिस्लेचर, एंड देन सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन। ऐसी पूरी पॉलिटी निपटा देंगे भाई। अभी आर्टिकल 32 पे फोकस था। मिलता हूं तुमसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ गुड डे।